चौहान हवेली के बड़े से डाइनिंग हॉल में अजीब सी और भारी खामोशी पसरी हुई थी। वैसे इस खामोशी को अगर आने वाले किसी बड़े तूफान की चेतावनी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। परिवार के सभी सदस्य चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। किसी के भी मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर रुद्र बैठा हुआ था, जो बहुत ही शांत नजर आ रहा था। पर उसकी यही शांति सबसे ज्यादा खतरनाक थी। तभी रुद्र की दादी सावित्री जी ने अपना चम्मच प्लेट में रखा और रुद्र की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, रुद्र बेटा, वो आज सुबह फिर से मिस्टर कपूर का फोन आया था। वे बार बार अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कह रहे हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम्हें आखिर रिश्ते से प्रॉब्लम क्या है? देखो, घर परिवार बहुत अच्छा है, रुतबे वाला है, लड़की भी पढ़ी लिखी है और संस्कारी है। मुझे तो वो रिश्ता हर तरफ से बिल्कुल सही लग रहा है। तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कह देते? दादी की यह बात सुनते ही डाइनिंग टेबल पर बैठे कियान के हाथ खुद ब खुद थम गए। उसने झटके से रुद्र की तरफ देखा, क्योंकि वह जानता था कि रुद्र के दिल और दिमाग में इस वक्त सिर्फ ईशानी की ख्याल ही सवार है। रुद्र ने नाश्ता करना बंद किया। उसने नैपकिन से अपने हाथ पोंछे और बहुत ही ठंडे और बेफिक्र लहजे में अपनी दादी की तरफ देखा। रुद्र ने अपने चेहरे पर पूरी तरह से बेफिक्री लाते हुए कहा, दादी, मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर मिस्टर कपूर को अपनी बेटी की शादी कराने का इतना ही शौक है ना, तो किसी और से बात करे, मेरे पीछे हाथ धोकर ना पड़े। रुद्र की यह रुखाई देखकर विशंभर जी, जो कि रुद्र के दादाजी थे, थोड़ा सख्ती से बोले, रुद्र, ये क्या तरीका है किसी के बारे में ऐसे बात करने का? हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी को एक अच्छा घर और सुयोग्य वर मिले, तो उन्होंने इसमें क्या गलत कर दिया? और तुम तो हमें यह भी नहीं बता रहे हो कि आखिर उस लड़की में या उस परिवार में कमी क्या है। वो शादी क्यों नहीं करना चाहते? तभी स्नेहा जी, जो कि रुद्र की मॉम थी, बीच में ही बोल पड़ी, रुद्र, अगर तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो तो हमें साफ साफ बता दो बेटा, हम खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके घर चले जाएंगे। स्नेहा जी का इतना कहना था कि चुपचाप नाश्ता कर रहे कियान के गले में निवाला अटक ही गया। उसे जोर जोर की खांसी आ गई। कियान ने हड़बड़ाकर पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी पिया और मन ही मन हाथ जोड़कर भगवान से गिड़गिड़ाने लगा, हे भगवान, बस भाई इस वक्त ईशानी का नाम ना ले ले, वरना अच्छा खासा रायता फैल जाएगा। पता नहीं भाई को हो क्या गया है, बात समझ क्यों नहीं रही है। कियान अभी अपने दिल को तसल्ली दे ही रहा था कि तभी रुद्र ने अपनी भारी और सख्त आवाज में ऐलान किया, हाँ, आप सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे लिए रिश्ता लेकर उसके घर जाएं। ये सुनते ही कियान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बगल में बैठे रुद्र को ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो, लेकिन रुद्र ने कियान के इस रिएक्शन को पूरी तरह से इग्नोर किया। वहीं घर के बाकी सभी लोग सवालिया और एक्साइटेड नजरों से रुद्र को देखने लगे। सब बहुत एक्साइटेड थे कि आखिरकार वो खुशकिस्मत लड़की कौन है जिसने सनकी और सख्त रुद्र का दिल जीत लिया। रुद्र ने माहौल को थोड़ा और सस्पेंस वाला बनाते हुए कहा, आप सभी लोग उस लड़की को बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी पसंद बहुत पसंद आएगी। स्नेहा जी की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। हम उसे जानते हैं? तुम बताओ ना बेटा कि वो कौन है। मैं आज उसके घर रिश्ते की बात करने जाऊंगी। वैसे भी स्नेहा जी चाहती थी कि कियान से पहले या कियान के साथ ही रुद्र की भी शादी हो जाए, क्योंकि रुद्र कियान से बड़ा था। दूसरी तरफ कियान की धड़कनें किसी रेस के घोड़े की तरह बड़ी ही तेजी से दौड़ रही थी। उसे लग रहा था कि अभी कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और हुआ भी वही। रुद्र ने कियान के सिर पर सबसे बड़ा बॉम्ब फोड़ते हुए कहा, हाँ, तो वक्त आ गया है कि मैं अपनी पसंद आप सबके सामने जाहिर कर दूं। कहने के साथ ही रुद्र ने तिरछी नजर से कियान को देखा, जो घबराई हुई नजरों से रुद्र को इशारे से चुप रहने की भीख मांग रहा था। पर रुद्र को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। उसने सबकी तरफ देखते हुए पूरे हक से कहा, हाँ, तो वो लड़की है ईशानी। मैं ईशानी मल्होत्रा से शादी करना चाहता हूँ, आपकी होने वाली बड़ी बहू नायरा की छोटी बहन। तभी ये नाम सुनते ही डाइनिंग टेबल पर बैठे
हर शख्स का मुंह खुला की खुला रह गया। कियान तो अपनी जगह से झटके से उछल ही पड़ा और बदहवास होकर चिल्लाया, व्हाट भाई, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आप हर वक्त इस तरह का घटिया मजाक नहीं कर सकते। मुझे पता है आप मजाक कर रही हैं। मॉम, आप भाई की बात को सीरियस मत लेना, वो मजाक कर रही हैं। स्नेहा जी ने भी सदमे से उभरते हुए कहा, रुद्र, क्या तुम होश में बोल रहे हो? ईशानी बेटा, उसकी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। वो तो अभी कॉलेज में पढ़ रही है। नायरा से भी बहुत छोटी है। उससे तुम्हारी शादी? तभी रुद्र अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसने अपनी ब्लेजर को ठीक किया और सख्त आवाज में फैसला सुनाया। मैंने अपनी पसंद आप सबको बता दी है। अब आप लोगों को अपने घर की बहू लाने का इतना ही शौक है ना, तो बस मेरा भी आखिरी फैसला यही है। मेरी शादी होगी तो सिर्फ ईशानी से होगी, वरना पूरी जिंदगी में ऐसे ही कुंवारा रहूंगा। अब फैसला आप लोगों के हाथों में है। इतना कहकर रुद्र ने कियान की तरफ एक विनिंग स्माइल के साथ देखा और बड़े ही इत्मीनान से वहां से चला गया। वहीं पीछे कियान का मन हुआ कि वह अपना सिर दीवार पर दे मारे। वह डाइनिंग टेबल पर ही अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब तो उसे ईशानी की नहीं, बल्कि अपनी और नायरा की शादी की फिक्र ज्यादा होने लगी थी, क्योंकि अगर यह बात नायरा तक पहुंच गई तो नायरा कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी और तुरंत ही वो अपना रिश्ता भी तोड़ देगी। वो कभी भी अपने लिए अपनी छोटी बहन की बलि तो कभी नहीं देगी। और कियान ये भी जानता था कि नायरा की नज़र में रुद्र की कोई खास अच्छी इमेज नहीं थी, इसीलिए कुछ भी हो जाए वो अपनी छोटी बहन की शादी रुद्र जैसे डेविल से तो कभी नहीं होने देगी। रुद्र के फैसले के बाद कियान का तो जैसे नाश्ता करने का मन ही मर गया। वह चेयर से उठा और बिना कुछ कहे डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद विशंबर जी कुछ देर तक सोचते रहे। फिर सावित्री जी से बोले, देखिए सावित्री जी, मुझे रुद्र की बात में कोई बुराई नजर नहीं आती। अगर रुद्र को ईशानी पसंद है तो उनके घर रिश्ते की बात चलाने में हर्जी क्या है? वैसे भी जब वो बच्ची यहाँ आई थी तो मुझे वो बहुत ही संस्कारी और अच्छी लगी थी। सावित्री जी ने भी चश्मा ठीक करते हुए कहा, आपकी बात से तो मैं भी सहमत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कामिनी जी इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए राजी होंगी। ईशानी अभी बहुत कम उम्र की है, कॉलेज में पढ़ रही है, और फिर यह रिश्ता भी थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा? छोटी बहन इस घर में बड़ी बहन की जेठानी बनकर आए। स्नेहा जी ने तुरंत अपनी सास को समझाते हुए कहा, पर माँ, आजकल के दौर में ये सब बातें कौन सोचता है? और वैसे भी आप अपने बड़े पोते को तो अच्छी तरह से जानती है ना। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो सच में किसी से शादी नहीं करेगा। मैं तो पिछले 5 सालों से उसके पीछे पड़ी हुई हूँ कि किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। हजारों लड़कियों की फोटो दिखाई, पर उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। अब 5 सालों में पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई है, तो आप ही बताइए, हम उसकी जिद के आगे कैसे ना कह दें? राजन जी, जो रुद्र के पिता थे, काफी देर से सब बातें चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने गंभीर होकर कहा, स्नेहा, तुम एक काम करो, तुम कामिनी जी से इस बारे में बात करके देखो, लेकिन हाँ, इस मामले में उस बच्ची की रजामंदी होना भी जरूरी है। हम नहीं चाहते कि उस पर किसी भी तरह का दबाव बनाकर यह शादी की जाए। स्नेहा जी ने राहत की सांस ली और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कामिनी जी से खुद इस बारे में बात करती हूँ। चौहान हवेली में सब मान तो गए थे, लेकिन अब आगे क्या तूफान आने वाला था, यह सवाल हर किसी के दिल में कौंध रहा था। दूसरी तरफ मल्होत्रा एम्पायर के बेहद आलीशान कैबिन में कामिनी मल्होत्रा बैठी हुई कोई जरूरी फाइल चेक कर रही थी। उनके ठीक सामने उनकी सेक्रेटरी खड़ी होकर आज की मीटिंग्स की डिटेल दे रही थी। कामिनी ने फाइल बंद करके टेबल पर रखी और सख्त आवाज में कहा, तुम जाकर मीटिंग रूम में सारी तैयारी देखो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। सेक्रेटरी ने हाँ में सिर हिलाया और कैबिन से बाहर निकल गई। तभी कामिनी की टेबल पर रखा फोन बज उठा। कामिनी ने स्क्रीन पर देखा, स्नेहा चौहान का नाम चमक रहा था। नाम देखते ही कामिनी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बहुत ही आत्मीयता से फोन उठाया और कान पर लगाते ही बोली, हेलो स्नेहा, कैसी हो? सामने से स्नेहा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कामिनी, और बताओ वहाँ सब ठीक ठाक है? और हमारी होने वाली बहू कैसी है? कामिनी ने हंसते हुए कहा,
तुम चिंता मत करो स्नेहा, नायरा बहुत अच्छी है। जब से यह रिश्ता तय हुआ है ना, वो तो बस तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ही गुण गाती रहती है। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम इतने भी तारीफ के काबिल नहीं हैं। अच्छा कामिनी, दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कामिनी ने पूछा। हाँ हाँ कहो ना, क्या बात करनी है? स्नेहा ने कहा, दरअसल बात ये है कि मेरा बेटा रुद्र एक लड़की को पसंद करता है। कामिनी ने पूरी बात सुने बिना ही खुशी से कहा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है स्नेहा। अगर रुद्र भी किसी को पसंद करता है तो तुम उसका रिश्ता पक्का क्यों नहीं कर देती? फिर हम एक काम करेंगे ना, दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में कर देंगे। स्नेहा ने कहा, हाँ आइडिया तो मुझे भी बहुत पसंद आया कामिनी, पर तुम पहले पूरी बात सुन तो लो कि वो किसे पसंद करता है। कामिनी ने एक्साइटेड होकर पूछा, हाँ हाँ बताओ ना, कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? स्नेहा जी ने बिना किसी झिझक के कहा, दरअसल वो हमारी ईशानी को पसंद करता है। उसने आज ही हम सबके सामने यह बात रखी है। ये नाम सुनते ही स्नेहा के हाथ से पेन छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके चेहरे की रंगत पल भर में उड़ गई और चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा जी बेखबर होकर अपनी बात कहे जा रही थी। अब तुम तो जानती ही हो कामिनी, मैं पिछले 5 सालों से रुद्र के पीछे पड़ी थी, पर वो किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता। उसने एक से बढ़कर एक खानदानी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, पर अब वो जिद पर अड़ गया है कि शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ईशानी से, वरना किसी से नहीं। तो अब तुम समझ सकती हो ना कामिनी। कामिनी कैबिन में सुन्न होकर फोन कान से लगाए खड़ी थी। उनके दिमाग में एक साथ कई सवाल सवाल और डर कौंधने लगे। कामिनी ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा और किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, स्नेहा मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी एक ज़रूरी काम आ गया है। स्नेहा ने बड़े प्यार से कहा, ठीक है कामिनी, वैसे मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी, पर प्लीज़ ना मत कहना। कामिनी ने तुरंत फ़ोन काट दिया और धम से अपनी रोलिंग चेयर पर गिर पड़ी। उसके हाथ की मुट्ठियां बुरी तरह से कस चुकी थी। अभी तक जो चेहरा सदमे की वजह से स्याह पड़ चुका था, अब वह धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। ईशानी ईशानी को वो रुद्र सिंह चौहान पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सोचते ही कामिनी के दिमाग में कई तरह के तूफान उठ रहे थे। सवालों का चक्रव्यूह उसे घेर रहा था। कुछ ही देर में कामिनी को लगने लगा कि उस आलीशान कैबिन की हवा अचानक भारी और घुटन भरी हो गई है, मानो कैबिन की रोशनी धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही हो। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और अंधेरा छा रहा हो। ये कैबिन के ठीक बीचों बीच कामिनी को अपनी ही परछाई काली रोशनी में से उभरती हुई नजर आई। वह छवि कामिनी के बेबस चेहरे को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। एक भयानक और डरावनी हंसी, एक तंज कसने वाली हंसी, एक मजाक उड़ाने वाली हंसी। कामिनी ने अपनी बड़ी बड़ी फटी आंखों से उस छवि को देखा। उसका गला घबराहट से सूख गया। वह हकलाते हुए चिल्लाई, कौन कौन हो तुम?" वह परछाई अपनी ही धुन में हंसते हुए आगे बढ़ी और बोली, क्यों, मुझे पहचाना नहीं कामिनी? मैं मैं हूँ तुम्हारी ही परछाई। अब मुझे कैसे भूल सकती हो? देखो, मैं हूबहू किसके जैसी दिखती हूँ, तुम्हारी तरह ना। तो भला तुम मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही? कामिनी ने टेबल पर हाथ पटकते हुए चीख कर कहा, बकवास बंद करो। तुम तुम अगर मेरी परछाई हो तो ऐसे मेरे सामने कैसे आ सकती हो? परछाई ने अपनी नजरें उस पर डालते हुए बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, कामिनी, कभी कभी इंसान को दूसरों से नहीं बल्कि खुद के अंदर छिपे सच से सामना करना पड़ता है। और आज जो भयानक सवाल तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है ना, उसका सामना भी तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे अभी मेरा कर रही हो। वह परछाई कामिनी के करीब आई और उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, कितने इत्तेफाक की बात है ना कामिनी, जिस औरत ने कभी तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी तबाह की थी, भले ही अनजाने में सही, पर तुम्हारे और शेखर के रिश्ते में जहर तो घोला ही था ना। आज उसी औरत की बेटी तुम्हारी सगी बेटी से भी ऊंचे ओहदे पर चौहान हवेली की बड़ी बहू बनकर जाने के ख्वाब सजाए बैठी है।
कामिनी की सांसें तेज हो गई। परछाई ने चुटकी बजाते हुए कहा, वैसे मुझे पूरा यकीन है यह सब उस ईशानी की रची बसी चाल होगी, क्योंकि कहाँ वो रुद्र सिंह चौहान बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह और कहाँ वो 19 साल की मामूली सी लड़की। खुद ही सोचो, भला ऐसा क्या जादू किया होगा उसने रुद्र सिंह चौहान पर। मुझे तो लगता है जैसे ईशानी की माँ ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी, वैसे ही ईशानी भी अब तुम्हारी बेटी नायरा की जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। इसीलिए तो वो उसके पीछे पीछे उसी खानदान में उसकी की जेठानी बनने का ख्वाब सजाए बैठी है। कामिनी का सब्र टूट गया। वह चेयर से खड़ी हुई और चीखते हुए बोली, अगर वो ऐसा सोच भी रही है ना, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सुना तुमने, मेरी बेटी नैला की जिंदगी को कोई तहस नहस नहीं कर सकता। जो दर्द मैंने झेला वो मैंने सहन कर लिया, लेकिन अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं दुनिया को जला दूंगी। मेरी बेटी का ओहदा उस चौहान हवेली में हमेशा सबसे ऊंचा रहेगा, और वो ईशानी, वो तो उस घर की दहलीज कभी लांग ही नहीं पाएगी। तभी एक छवि एक बार फिर से जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगी। उसने ताली बजाते हुए मजाक में कहा, तुम किसे तसल्ली दे रही हो कामिनी, मुझे या फिर खुद अपने डरते हुए दिल को? अरे तुम भूल गई स्नेहा ने फोन पर अभी क्या कहा था। स्नेहा ने साफ कहा था कि रुद्र सिंह चौहान शादी करेगा तो सिर्फ ईशानी से। तो तुम समझ रही हो ना कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कामिनी, रुद्र जो चाहता है वो हासिल करके रहता है, और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उसे रोक पाओ। अपनी ही परछाई से ये चुभते हुए शब्द सुनकर कामिनी खुद पर से पूरी तरह से काबू खो बैठी। गहरे गुस्से और खौफ में आकर उसने डेस्क पर रखा हुआ भारी पेपर वेट उठाया और पूरी ताकत से उस परछाई पर फेंक कर मारा। लेकिन वह तो सिर्फ एक परछाई थी। पेपर वेट सीधा सामने दीवार पर बड़े से मिरर पर जाकर लगा, और एक तेज आवाज के साथ पूरा शीशा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। कांच के अनगिनत टुकड़े कैबिन में दूर दूर तक फैल गए। वह परछाई एक बार फिर खौफनाक तरीके से हंस पड़ी। कामिनी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे मैं तो तुम्हारे अपने जहन में बसती हूँ, तुम भला मुझे कैसे खत्म कर पाओगी? परछाई ने पास आकर ताना मारा। वैसे कामिनी, अब तो तुम्हें ईशानी की शादी रुद्र से करानी ही पड़ेगी, है ना? क्योंकि अब तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं है। अगर रुद्र सिंह चौहान ने ठान लिया है कि वो ईशानी से शादी करेगा, तो वो करके रहेगा। पर तुम उसे कैसे मना करोगी? और तुम भी तो जानती हो ना, अगर तुमने चौहान खानदान के बड़े बेटे का रिश्ता ठुकरा दिया, तो कहीं इसका असर तुम्हारी अपनी सगी बेटी नायरा के रिश्ते पर ना पड़ जाए। कहीं वो लोग गुस्से में तुम्हारी ही बेटी का रिश्ता ना तोड़ दे। वैसे भी चौहान खानदान राइसी ताकत और रुतबे में तुमसे कहीं आगे है। वो चाहे तो पल भर में तुम्हारी बेटी का सपना भी तोड़ सकते हैं। कामिनी को उस परछाई की एक एक बात कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रही थी। उन्होंने बदहवास होकर अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली और अपने कान पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, चुप, चुप हो जाओ, बकवास बंद करो अपनी। सुना तुमने, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कामिनी चीखते हुए वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। काफी देर तक वो कांपते हुए बस यही बोलती रही, चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। कुछ पलों बाद कामिनी ने झटके से अपनी आंखें खोली। कैबिन में अब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। वह डरावनी परछाई तो कब का गायब हो चुकी थी। कामिनी हांफते हुए पागलों की तरह आसपास देखने लगी, पर उस विशाल कैबिन में उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, फर्श पर बिखरे हुए कांच के वो नुकीले टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था। कामिनी की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने कांपते हाथों से डेस्क पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में उसे पूरा खाली कर दिया। पानी पीते ही उसे थोड़ी सी राहत मिली। उन्होंने अपने होठों को पोंछते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। अगर मैं सामने से चौहान परिवार को मना नहीं कर सकती तो क्या हुआ, ईशानी तो मना कर सकती है ना। अगर ईशानी खुद इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे
तो रुद्र और चौहान परिवार भला क्या ही कर लेगा। वो जबरदस्ती तो ईशानी को मंडप में नहीं बिठा सकता ना। कामिनी को अपनी समस्या का हल मिल चुका था। वह तुरंत अपनी चेयर से खड़ी हुई, अपना बैग उठाया और कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर ही उसकी सेक्रेटरी हाथों में फाइल लिए खड़ी थी। कामिनी उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए तेज कदमों से प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। सेक्रेटरी उनके पीछे भागते हुए बोली, मैम, बोर्ड मीटिंग का वक्त हो गया है, सब इंतजार कर रहे हैं। कामिनी ने प्राइवेट लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट में घुसते ही कहा, मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे अभी एक जरूरी काम से निकलना है, अब सारी मीटिंग्स कल होंगी। इससे पहले कि सेक्रेटरी कुछ बोल पाती, लिफ्ट का ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो गया। कामिनी का रुख अब सीधे अपने घर यानी ईशानी की तरफ था। मल्होत्रा मैंशन। मल्होत्रा मैंशन की पोर्च में कामिनी की महंगी कार एक झटके के साथ आकर रुकी। कार रुकते ही उसने पिछली सीट का दरवाजा खोला और आग बबूला होते हुए, दन दनाते हुए मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल हो गई। उसी वक्त ईशानी अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसके कानों में कामिनी की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, ईशानी, वहीं रुक जाओ। ईशानी एकदम से सहम गई। उसने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरा सवाल और थोड़ा सा डर भी समाया हुआ था, मानो वह पूछना चाहती हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो मॉम इतनी गुस्से में है। लेकिन इससे पहले कि ईशानी कुछ मुंह से बोल पाती, कामिनी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी और बिना कोई वक्त गवाए ईशानी की नाजुक बाह को कसकर पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए अपने रूम की तरफ ले जाने लगी। ईशानी दर्द से करहा उठी। उसने रुंधे गले से कहा, मॉम, मॉम, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? आखिर मैंने क्या कर दिया? मॉम, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन कामिनी के सिर पर गुस्से का भूत सवार था। उन्होंने ईशानी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह उसे अपने कमरे के अंदर खींचकर लाई और एक झटके के साथ ही उसे अंदर की तरफ धकेल दिया और एक तेज आवाज के साथ कामिनी ने दरवाजे को अंदर से बंद किया और उसे लॉक कर दिया। धक्का लगने की वजह से ईशानी फर्श पर गिरते गिरते बची। उसकी बाह में जहां कामिनी ने पकड़ा था वहां तेज दर्द हो रहा था। उसने किसी तरह से खुद को संभाला। खौफ से कांपती हुई नजरों से कामिनी को देखने लगी। ईशानी अभी कुछ पूछने ही वाली थी कि कामिनी तमतमाते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गई और अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरते हुए ईशानी पर चिल्लाई, मुझे हमेशा से यही लगता था कि तुम अपना घटियापन और अपनी फितरत एक दिन दिखा ही दोगी, और आज तुमने वही साबित कर दिया। सबके सामने कितनी भोली, बेकसूर और मासूम बनने का नाटक करती हो ना तुम, पर आज तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया कि तुम आखिरकार उसी की। कहते कहते कामिनी अचानक से बीच में ही रुक गई। उसके मुंह से निकला वह अधूरा शब्द और उसकी आंखों का बेकाबू गुस्सा ईशानी के लिए किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। ईशानी का दिल डर के मारे सहम गया। ईशानी डर से कांपती हुई आवाज में बोली, मॉम, मैंने क्या कर दिया? बताइए ना, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है? तभी कामिनी ने कसकर अपनी मुठ्ठियां भींची, मानो अपने अंदर उबल रहे गुस्से को काबू में करने की पूरी कोशिश कर रही हो। वह बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए अपनी जहर से भुजी आवाज में कहा, आखिर ऐसे कौन से रंग दिखाए हैं तुमने ईशानी कि वो रुद्र सिंह चौहान तुम्हारे लिए इतना पागल हो गया है? कामिनी के मुंह से रुद्र का जिक्र सुनते ही ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनते ही कामिनी के होठों पर एक तंज से भरी मुस्कान तैर गई। फिर से झूठ। तुम कब तक अपने चेहरे पर मासूमियत का यह झूठा नकाब ओढ़े रखोगी ईशानी? बोलो, आज मेरे सामने तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है। मैं तो खैर हमेशा से जानती थी कि तुम कितनी तेज तर्रार लड़की हो, लेकिन अब शायद नायरा के सामने भी तुम्हारा ये असली रंग आ जाएगा। तुमने क्या सोचा था? तुम हमारी पीठ पीछे जो करतूतें करती फिरती हो उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा? तुमने ही उस रुद्र को अपने जाल में फंसाने और उसे बहकाने की कोशिश की है,
है ना? इसीलिए तो वो तुमसे शादी करने की जिद पर अड़ गया है। आज उसकी मॉम स्नेहा का फोन आया था तुम्हारे और रुद्र के रिश्ते की बात करने के लिए। ये सुनते ही शानी ने हैरानी और सदमे से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अगले ही पल वह फौरन कामिनी के कदमों में घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने कांपते हाथों को जोड़ते हुए रोते बिलखते हुए कहा, मॉम, मैं सच में उनसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने तो उन्हें साफ मना कर दिया था, पर वो जबरदस्ती पता नहीं क्यों मुझे परेशान करते रहती हैं। ये सुनते ही कामिनी के चेहरे पर पहले तो जबरदस्त हैरानी आई। उन्होंने झटके से ईशानी की बाह पकड़ी और उसे लगभग झंझोड़ते हुए खड़ा किया और चीख कर पूछा, क्या कहा तुमने? तुमने उसे शादी के लिए मना कर दिया था। इसका मतलब इससे पहले भी वो तुमसे शादी की बात कर चुका था, और यह बात तुम मुझे कब बताने वाली थी ईशानी? बोलो। इस सवाल पर ईशानी एकदम से सहम गई। हाँ, उसने यह बात घर में किसी से नहीं कही थी। उसने तो यही सोचा था कि अगर वो घर पर ये सब बातें बताएगी तो सब परेशान हो जाएंगे। सभी लोग नायरा दी और कियान जीजू के रिश्ते से बहुत खुश थे। ईशानी ने तो यही उम्मीद लगाई थी कि जब उसने रुद्र के मुंह पर शादी के लिए इनकार कर दिया है तो वो सिरफिरा इंसान अपनी जिद छोड़ ही देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपनी माँ के हाथों सीधे शादी का रिश्ता ही भिजवा देगा। सीधी सादी और भोली सी माँ हमारी ईशानी बेचारी डेविल रुद्र को अभी जान ही कहाँ पाई थी। ईशानी ने रोते हुए और डरी आवाज में कहा, मॉम, कल उन्होंने मुझे बुलाया था तो उन्होंने ही कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती हैं, पर मैंने पक्का उन्हें मना कर दिया था कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। और वैसे भी मैं तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, तो भला मैं उनसे शादी करने के बारे में सोचूंगी भी क्यों? और ये बात तो नायरा दी भी जानती हैं कि वो मुझे हमेशा परेशान करते रहती हैं। नायरा दी ने भी उन्हें कई बार डांटा था और मना किया था कि वो मुझे परेशान करना बंद कर दें। ये सुनते ही कामिनी के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपना माथा पकड़कर वहीं पास पड़े सोफे पर ढह सी गई। उसके दिल में और दिमाग में अब तूफान चल रहा था कि उसकी पीठ पीछे कितना कुछ हो रहा था। नायरा भी जानती थी कि रुद्र ईशानी के पीछे पड़ा है, फिर भी नायरा ने उससे यह बात छुपाई। एक बार फिर से नायरा ने ये सब सिर्फ ईशानी को बचाने के लिए ही किया था। ईशानी तो फिर भी उसकी सौतेली बेटी थी, लेकिन नायरा, वो तो उसकी सगी बेटी थी। फिर भी घर की इतनी बड़ी बड़ी बातें उससे छुपाई जा रही थी। ईशानी धीरे धीरे चलकर सोफे के पास आई। वह कामिनी के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उनका कांपता हुआ हाथ पकड़कर बिलखते हुए बोली, मॉम, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आप कहेंगी तो मैं खुद स्नेहा आंटी को फ़ोन करके मना कर दूंगी कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती। आप प्लीज़ गुस्सा मत होइए मॉम, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, पर प्लीज़ मुझे डांटिए मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। कामिनी ने अपनी लाल सुर्ख आंखें उठाई और ईशानी की तरफ देखा। उन्होंने बहुत ही सख्त और सर्द लहजे में कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो, राइट? तो ठीक है, अपनी इसी बात पर कायम रहना ईशानी। और अब चौहान खानदान से मुझे क्या बात करनी है वो मैं देख लूंगी, लेकिन अपने फैसले से पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तो किस तरह से कामिनी चौहान खानदान को इस रिश्ते से इनकार करेगी? क्या उसके इनकार का खमियाजा नायरा और कियान को चुकाना पड़ेगा? क्या रुद्र इतनी आसानी से उनके इस फैसले को मान लेगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, ब्यूटी एंड द डेविल के साथ, लव स्टोरीज एफएम पर।